गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सबका? बढ़िया। मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सबको, गुड मॉर्निंग। सैयद हुसैन गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सैयद। विकी कुमार गुड मॉर्निंग। कामना झा गुड मॉर्निंग। अंजलि गुड मॉर्निंग। रूपम गुड मॉर्निंग आप सबको। आज भी क्लास नहीं होगी क्या? छाया होगी। हाउ आर यू सर? फाइन। चलिए सबको गुड मॉर्निंग। अच्छा एक बात हमको बता दीजिए तो, हम भूल गए हैं लास्ट टॉपिक क्या हुआ था आप लोग का। तो मैं ना वो टॉपिक मोबाइल से सेंड कर लूंगा इस बोर्ड पे, तभी हो सकता है ना। कहाँ थे सर? देखिए शुक्रवार का क्लास तो नहीं हुआ होगा क्योंकि शुक्रवार को हम पटना में थे, एग्जाम दे रहे थे। लेकिन इन कम वक्तों ने मेरे साथ गेम किया कि सोमवार का क्लास लगाया नहीं। तो आप लोग का क्लास लेने आया, आप लोग का लगाया नहीं, तो उसी से फोन किए तो बाकी क्लास तो लगा दिया। फिर 8 बजे वाला क्लास लगा दिया, 9 बजे वाला क्लास लगा दिया, 10 बजे वाला भी क्लास लगा दिया। लेकिन चूंकि आप लोग का पहला क्लास होता है, मार्च में एग्जाम होगा सर, अब नहीं छूटेगा। अब नहीं छूटेगा आप लोग का। हम आप लोग का मिड फरवरी तक कंप्लीट कर देंगे और अब थोड़ा फास्ट चलेंगे। मॉर्निंग मॉर्निंग। एग्जाम ठीक रहा अंजनी। अब देखिए क्या होता है। अब से रेगुलर क्लास और तेजी से खत्म करेगा। अब ये बताइए तो, बस एंशियंट इंडिया खत्म हो जाए, मेडिवल इंडिया 4 दिन में खत्म हो जाएगा और फिर मॉडर्न इंडिया चलेगा तेजी से। मेरा क्लास सबसे सुबह सुबह है। पता है मेरे क्लास के साथ क्या होता है? जब ये यही वाला क्लास विनायक 1.0 का 11 बजे होता था, तो कभी किसी भी दिन ना ये नहीं हुआ था, कैंसिल नहीं हुआ था। उसके पीछे रीजन क्या था पता है? ये कमबख्त लोग ना सो के नहीं उठते ठंडी में। 7 बजे क्लास तो लगा दिए हैं, टीचर तो उठ करके फ्रेश होकर के चल के आ जाता है क्योंकि उसको पढ़ाना होता है। और इन कमबख्तों को ना बस उठ करके अपना सिस्टम ऑन करके क्लास को जो है ना क्या करना पड़ता है, शेड्यूल करना पड़ता है। वो भी इनसे नहीं होता है। एक बार सर आप यूपीएससी का एग्जाम दीजिए। हुसैन मैंने यूपीएससी का पूरा अटेम्प्ट खत्म करने के बाद यहाँ हूँ। यूपीएससी हमको रिजेक्ट कर दिया। पूरे 9 साल तैयारी करके आए हैं यहाँ आप लोग के पास। 4 बार हम मेंस लिखे हैं यूपीएससी का, और आखिरी बार लिखे थे 2022 में। मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया था। इनफैक्ट मेरा 4 में से एक भी बार इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। हर बार लेकिन मेंस लिखते थे। तो कुछ प्रॉब्लम था मेरे अंदर ना, तो यूपीएससी रिजेक्ट कर दिया। और इतना दिन तक तैयारी करने के बाद ना यूपीएससी का कुछ होता नहीं है। मतलब क्या बोलते हैं, इंसान सब कुछ भूल चुका रहता है, उसको बस एक ही चीज आता है, पढ़ा सकता है, वो पढ़ सकता है, और वो किसी लायक नहीं होता है। तो हम फिर उसके बाद अड्डा में आ गए, क्योंकि मेरे एक दोस्त थे अड्डा में, तो वो बोले कि आप अड्डा में आ जाइए। तो मैं अड्डा में आया। अड्डा में वैसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अड्डा। ये अनएक्सपीरियंस्ड को ये होगा ना, हाँ, लेता नहीं है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का। लेकिन चूंकि मैंने यूपीएससी का 4 बार मेंस लिखा था, और मेरे दोस्त का रिकमेंडेशन था कि आप एक बार उनको लेके देखिए, तो इन्होंने ले लिया। हाँ, ना 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 ना, हाँ बाप रे, हो जाएगा हो जाएगा। आप लोग बस एक बार लास्ट बार बता दीजिए तो, लास्ट टॉपिक कब हुआ था? प्रॉब्लम तो हम बता दिए भाई। कोई नहीं, देखिए बता रहे हैं। आप लोग यूपीएससी की तैयारी तो नहीं करते ना। यूपीएससी की तैयारी करते तब हम यूपीएससी की तरह बताते। दिल्ली सल्तनत चल रहा था। ओके। हमको तो लग रहा था कि एंशियंट इंडिया में, फिर तो 2-3 दिन में खत्म कर देंगे। दिल्ली सल्तनत कितना क्लास हुआ था? अरे नहीं 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 हुसैन ऐसे मत सोचिए। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप यूपीएससी की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं फिलहाल अभी। दिल्ली सल्तनत एक क्लास हुआ था, ठीक, समझ गया मैं। ठीक है, अभी ना मैं दिल्ली सल्तनत ओपन कर रहा हूँ, आप लोग बताना कहाँ तक हुआ है। आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जी? पहले ये बताइए तो, आप में से कुछ लोग यूपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं क्या? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये यूपीएससी के लिए क्लास तो नहीं चल रहा है, ये तो मुझे बताया गया कि ये इंटर लेवल एसआई की तैयारी का क्लास है ये।
नो 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 नो, बीपीएससी का, हाँ ठीक है, बीपीएससी का भी मैंने मेंस लिखा, क्योंकि अभी तक तो लिखते नहीं थे, दिमाग में था चढ़ा हुआ कि आईएएस बनेंगे यार, हम तो आईएएस हैं, और एक आईएएस को बीपीएससी का तैयारी क्यों करना चाहिए। तो इस घमंड में ना हम बीपीएससी को कभी भाव नहीं दिए। लेकिन अब जो है, जब अटेम्प्ट खत्म हो गया ना, तो कई बार पता है क्या होता है, मतलब बात होने लगती है कि जैसे कि हम 9 अटेम्प्ट दिए यूपीएससी का, 4 बार मेंस लिखे हैं, तो कई लोग बोलते हैं, मतलब फैमिली वगैरह में, कि क्या फर्क पड़ता है तुम 4 बार मेंस लिखे या कितना बार मेंस लिखे, कोई देखने गया, सिलेक्ट तो नहीं हुए ना, हो सकता है एक भी बार नहीं लिखे होगे। उनका भी कहना सही है। तो लगा कि अच्छा नहीं, मतलब सेलेक्ट, इसी वजह से बीपीएससी पढ़ने लगे कि देखते हैं अगर किस्मत में रहा तो बीपीएससी। हालांकि बीपीएससी पहली बार दिए हैं, पढ़ने का तो मौका नहीं मिलता है अड्डा में, क्योंकि काम बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा काम रहता है, 8 साढ़े 8 क्लास रहता है, साढ़े 8 घंटा का तो मिनिमम क्लास रहता है, फिर पीपीटी बनाना होता है, जो पीपीटी है ये खुद ही बनाना पड़ता है, आप लोग को बताए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हुसैन तो नहीं बता सकते ना यूपीएससी का सिलेबस, ये प्लेटफॉर्म यूपीएससी के सिलेबस के लिए नहीं है ना, क्योंकि सारे बच्चे यूपीएससी का सिलेबस तो नहीं ना करने आए हैं। समझिए बात को, क्या बात है, मेरा पीपीटी चेंजर काम क्यों नहीं कर रहा है। चलिए, काम करने लगा, हाँ कर रहा है काम। तो बताइएगा क्या क्या हो गया था। चलिए, जब दिल्ली सल्तनत एक दिन हो गया है, तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश ये सब तो हो गया होगा, गयासुद्दीन बलबन ये सब हो गया होगा, खिलजी वंश हो गया था, ये बताइए तो। ला, अभी कह रहे गुप्त वंश हो रहा था, हाँ वो मैं शेयर कर दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। भाई मेरे, ये बताइए तो, खिलजी वंश हो गया था, कुछ लोग कह रहे हैं गुप्त वंश हो रहा था, गुप्ता चल रहा था या फिर दिल्ली सल्तनत चल रहा था, पहले ये बताइए तो। गुप्त वंश चल रहा था। अरे यार, तो फिर इसको क्यों खोले हैं, कौन बताया हमको दिल्ली सल्तनत, हमको वही तो हम बोले भी ना, हमको लग रहा था कि हम लोग अभी इसी में है, क्या बोलते हैं, एंशियंट में ही है। रुक जाइए, अब हमको ये शेयर करने दीजिए। गुप्ता वंश कंप्लीट हो गया था, गुप्ता वंश मेरे ख्याल से गुप्ता कंप्लीट हो गया था। हाँ गुप्ता कंप्लीट हो गया था, गुप्ता के बाद होगा अब, पोस्ट गुप्ता से लेकर के संगम होगा। हाँ अब रेगुलर क्लास कराएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। कल कल की मीटिंग में काफी चला है ये चीज, मैंने भी उठाया था मुद्दा कि मुझे सुबह सुबह आना पड़ता है, बट लोग सब आते नहीं है, मतलब ये लगाने वाले, तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है, और बच्चे का क्लास भी मिस होता है, शेड्यूल भी गड़बड़ाता है। तो ठीक ठाक मतलब ये चला है कि हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। चलिए, LIC एडवाइजर कब तक हो क्लास, कर देंगे अब, 15-16 दिन में खत्म कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए, पोस्ट गुप्ता, तो पोस्ट गुप्ता में हम लोग शुरू करते हैं, तेजी से हम लोग खत्म करते हैं। ये वाला एंशियंट इंडिया में देखिए, सुनिए अब बता रहे हैं आपको, एंशियंट इंडिया का 90% कंप्लीट हो चुका है, 90% सवाल यहीं से आ जाते हैं, 90-95%। इसके बाद नहीं आता है सवाल, इसके बाद थोड़ा सा सवाल आता है, हर्षवर्धन से आता है सवाल, और त्रिकोणीय संघर्ष से आता है सवाल, ठीक है। तो तेजी से कंप्लीट करते हैं हम लोग। सुनिए यहाँ पे, चार कुछ राजवंश हुए गुप्ता काल के बाद, इन सभी राजवंशों, बस एक राजवंश पढ़ना होता है हम लोग को, भट्टारक या वर्धन वंश। यार अब पेन कहाँ है, एक सेकंड रुकिए जी।
चलिए मिल गया पेन। हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि पोस्ट गुप्ता में थोड़ा सा मूर्ति कला से सवाल आता है, वो मूर्ति कला मैं आज बता दूंगा आप लोगों को। उसके बाद 4-5 वंश हैं, उसमें से एक वंश के बारे में सवाल पूछता है, बाकी सभी वंशों के बारे में बस आपके पास जानकारी रहना चाहिए, इसके संस्थापक और किस जगह पे राज करता था, इतना पर्याप्त है। ठीक है, जैसे कि 4 वंश में से जो पढ़ना है हम लोगों को, मैत्रक नहीं पढ़ना है, मौखरी नहीं पढ़ना है, चंद्र का हल्का सा देखना है, वो भी पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये लिंक है पुष्यभूति के साथ। ठीक, तो पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश भी कई बार कह देते हैं, इसी वंश को पढ़ना है हल्का सा, क्योंकि इसका संबंध है कन्नौज से। और थोड़ा बहुत कहते हैं एंशिएंट इंडिया का लास्ट जो शासक था, जिसने एक बड़े क्षेत्र को बांध के रखा था राजनीतिक रूप से, वो हर्षवर्धन था। और हर्षवर्धन ने थोड़ा इम्पैक्ट भी डाला था राजनीतिक रूप से। तो जो इम्पैक्ट डालेगा, गुड मॉर्निंग ना, सुनिए, मैं पहले तो प्राइवेट कर देता हूँ इसको। आप लोग जो पहली बार क्लास कर रहे हैं मेरा, या जो पहले नहीं सुन पाए हैं, वो सुनिए। लिखना इसको बिल्कुल नहीं है, करना क्या है, आप लोग को चुपचाप क्लास को सुनना है। इस क्लास को सुनने के बाद क्या करेंगे हम लोग, सुनने के बाद 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद आराम से माइंड फ्रेश करके चाय वाय बना के कॉफी वॉफी लेके बैठिएगा। उसके बाद एक कॉपी लेके बैठिएगा, तब तक आपको ये वाला हम पीडीएफ भी सेंड कर देंगे। फिर आप लोग क्या कीजिएगा, पॉज कर करके खुद से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि हम अभी लिख लिख के बताएं आप लोग को, और फिर वही लिखा हुआ सेंड कर दें, वो भी तो पीडीएफ हुआ, और ये भी टाइप किया हुआ, ये भी पीडीएफ है, दोनों तो पीडीएफ ही है आपके लिए। और पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती है। अदरवाइज इसमें से क्या है जो आपको लुसेंट में नहीं मिलेगा या कहीं और किताब में नहीं मिलेगा? ऐसा क्या आप लोग पैसा देके यहाँ पढ़ने आए हैं जो आपको किताब में नहीं मिलेगा? तो आप लोग चीजों को समझिए पहली बार में। और सिलेक्शन जो पूछ रहे थे कैसे होगा, तो उसका तरीका है, आप खुद का नोट्स बनाइए। और खुद का नोट्स कैसे बनाएंगे, पहली बार में ही नहीं, आप आराम से सुनिए, चीजों को याद करने की कोशिश कीजिए बिल्कुल भी, लेकिन टेंशन मत लीजिए कि कुछ याद नहीं रह रहा है, क्योंकि आपको दोबारा देखना है 4-5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद। ठीक है, 24 घंटे से ज्यादा मत कीजिएगा, नहीं तो फिर दूसरा वीडियो आ जाएगा ना कल, तो इस वजह से। और उसके बाद ये पीडीएफ भी सामने रहेगा, क्लास भी सामने रहेगा, पॉज कर करके खुद से लिखिए, आप अपना नोट्स बनाइए, और उसको मतलब शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट, और फिर ताकि उसको ही रिवाइज कर सकें आप आगे चल के तेजी से। ठीक है, थोड़ा मेहनत कीजिए, सिलेक्शन लेना है तो। बाकी क्लास तो हजारों लोग करते हैं, किताब हजारों लोग पढ़ते हैं, लाखों लोग पढ़ते हैं, फॉर्म लाखों लोग भरते हैं। ठीक है, मैत्रक ये किस स्थान पे था? वल्लभी। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। तो वल्लभी का शासक था। इसके कुछ शासक है, पर इसमें से एक भी शासक का नाम याद रखने का जरूरत है नहीं। एक भट्टारक का नाम याद रख लीजिएगा, चल जाएगा, लेकिन और किसी का नाम मत याद रखिएगा। वैसे इसका नाम भी याद रखना बहुत जरूरी नहीं है। ठीक है, मैत्रक वंश का शासन वल्लभी गुजरात में था। ठीक, उसके बाद एक शासक मौखरी, जो कन्नौज में था। मौखरी वंश कहाँ था? कन्नौज में था। ठीक है, इसका भी शासक बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि हरिवर्मा, ईशान वर्मा और सर्ववर्मा, इन लोगों ने कोई खास पॉलिटी पर, उस वक्त के राजनीति पर कोई इम्पैक्ट नहीं डाला, सोसाइटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाला, या डाला भी होगा तो हमारे पास क्या है, एविडेंस नहीं है, इसलिए हम नहीं पढ़ते हैं। अशोक के बारे में एविडेंस नहीं होता तो हम अशोक के बारे में नहीं पढ़ते। ठीक है, एक जो इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, वो है पुष्यभूति वंश, जो कहाँ था? थानेश्वर में था। पुष्यभूति वंश कहाँ था? थानेश्वर में। ठीक है, पुष्यभूति वंश, क्योंकि इसके संस्थापक का नाम पुष्यभूति था, तो उसके नाम पर ही पुष्यभूति है। लेकिन आगे चल के इसके सभी जो पुत्र हुए, खास करके 2 पुत्र, जो क्या बोलते हैं, प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन के बाद जो पुत्र हुआ, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। पुष्यभूति का पुत्र है कौन? प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे हुए, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। तो इन सब का जो टाइटल नाम है, देख सकते हैं आप लोग, वर्धन, तो कई जगह पे आपको वर्धन वंश भी मिलेगा, तो पर घबराइएगा नहीं, पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश एक ही है। जो प्राइमरली कहाँ शासन करता था? पुष्यभूति में शासन करता था, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस हुआ कि इसको अपनी राजधानी उठा के कहाँ ले जानी पड़ी? कन्नौज ले जानी पड़ी। वो हम लोग देखेंगे क्यों। और पुष्यभूति वंश जो थानेश्वर का था, उसके कन्नौज का कौन ले गया राजधानी? हर्षवर्धन ले गया था कन्नौज राजधानी। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक, और उसके बाद आज ही, कोई बात नहीं है रोशन, पढ़ने के साथ साथ काम भी करना पड़ता है। घर के काम करते हैं या कुछ, मतलब कि पढ़ाई, काम करते हुए पढ़ाई करते हैं, जैसे जॉब करते हुए पढ़ना। जैसे अभी मैं बीपीएससी एग्जाम दे रहा हूँ, पर जॉब करते हुए। चलिए, तो इसमें आप लोग को बस कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखना है। अब बाकी पुष्यभूति वंश के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं। थानेश्वर का पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश,
इसकी पूरी कहानी सुनिए आप लोग। कहानी यह है कि जो पुष्यभूति था उसका एक पुत्र हुआ। पुष्यभूति ने क्या किया, पुष्यभूति वंश की स्थापना की या वर्धन वंश की स्थापना की। पुष्यभूति का एक पुत्र हुआ, स्टोरी सुनिए। प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन ने भी क्या किया, थानेश्वर पे काफी लंबे समय तक शासन किया। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे, 2 बेटा 1 बेटी। एक बेटा था क्या, तो राज्यवर्धन, कहाँ गया, ठीक है। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, ठीक है, राज्यवर्धन और हर्ष। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे थे। पुष्यभूति ने पुष्यभूति वंश की स्थापना की, इसका पुत्र हुआ प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी राज्यश्री नाम की, राज्यश्री नाम की एक पुत्री थी, ठीक। प्रभाकर वर्धन ने क्या किया, अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह किया, किसके साथ, गृहवर्मन के साथ, गृहवर्मन के साथ किया विवाह। और ये गृहवर्मन कौन था, ये गृहवर्मन था कन्नौज का शासक, कन्नौज का शासक था, ठीक है। गृहवर्मन कन्नौज का शासक था। तो ठीक है, उसके बाद प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई, और जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई तो राज्यवर्धन सत्ता पे बैठा, ठीक है, मतलब थानेश्वर की गद्दी पर बैठा राज्यवर्धन। सब कुछ सुखी सुखी चल रहा था। लेकिन तभी जो है चंद्र शासक या गौड़ शासक, जो कहाँ शासन करता था, बंगाल में, उसके एक शासक ने, प्रतापी शासक शशांक ने क्या किया, अटैक किया कन्नौज पर। अब कन्नौज पर अटैक किया और लड़ाई किसके किसके बीच हुई, शशांक और गृहवर्मन के बीच हुई। और इस युद्ध में शशांक ने क्या किया, गृहवर्मन को हरा करके गृहवर्मन की हत्या कर दी, गृहवर्मन निपट गया। यानी राज्यवर्धन के पति की मृत्यु हो गई, और राज्यवर्धन का भाई कौन था, सॉरी, राज्यश्री के पति की मृत्यु हो गई, और राज्यश्री का भाई कौन था, राज्यवर्धन, जो कहाँ का शासक था, थानेश्वर का शासक था। अब स्वाभाविक है कि राज्यवर्धन के बहनोई साहब की मृत्यु हो गई थी शशांक के कारण। एक और चीज के लिए बदनाम है, एक और चीज के लिए, इस चीज के लिए बदनाम थोड़ी है, ये वाला तो काम राज्य करते ही रहते थे, एक दूसरे पर आक्रमण करना, निपटा देना राज्यों को, हराने वाले राजा को। पर इसने क्या किया, बोधि वृक्ष को काट दिया था, बोधि वृक्ष को काट दिया था। कहाँ, तो बोध गया जाकर के। क्यों, क्योंकि वहां जाकर के लोग बौद्ध धर्म अपना लेते थे और हिंदू धर्म की जनसंख्या कम होती जा रही थी, तो इसने क्या किया, बोधि वृक्ष को काट दिया। पर एक साइकी समझिए, इससे आपको ना भारतीय मानसिकता समझ में आएगा, शुद्ध भारतीय मानसिकता। भारत में अगर आप अनैतिक काम किए हैं तो आप अनैतिक काम किए हैं, चाहे आप उसके खिलाफ कीजिए, किसी और के खिलाफ कीजिए। इसी वजह से क्या है, शशांक का नाम भारत में उसी को याद है आज, जो इतिहास पढ़ रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, या जो इतिहास का शोधार्थी है, उसको पता है कि शशांक नाम का कोई शासक था। आप आम आदमी से पूछिए, अशोक का नाम बता देगा, हाँ अशोक, सम्राट अशोक था, ज्यादा कुछ नहीं बता पाएगा, लेकिन हाँ सम्राट अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य था, बता देगा। लेकिन क्या शशांक था, बता पूछिएगा तो शशांक नाम के शासक को पहचानते हैं, कोई भी सामान्य आदमी नहीं बता पाएगा जो कंपटीशन के लिए इतिहास की तैयारी नहीं किया है। जबकि अगर भारतीय मानसिकता सांप्रदायिक होता तो शशांक आज क्या होता, भारत का सबसे प्रतापी शासक, सबसे पूजनीय शासक होता। क्यों, क्योंकि इसने बौद्धि वृक्ष को कटवाया था, किस चीज के लिए, ताकि हिंदू लोग बौद्ध ना बन जाए, तो हिंदू धर्म की जनसंख्या ना कम हो जाए, उसके लिए इसने कार्य किया था। ठीक जैसे कई मुगल शासकों ने या दिल्ली सल्तनत के शासकों ने क्या किया था, मंदिर तोड़वाए थे, ताकि अधिक से अधिक इस्लाम का प्रसार किया जा सके। तो ठीक है, अच्छा ही है, ऐसे शासकों को भूला ही देना चाहिए इतिहास में, तो बेहतर है। चलिए ठीक है, ये बस ऐसे ही छोटा सा, नहीं तो पूरा ही गायब हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, तो अभी तक का कहानी आप लोग जान गए कि राज्यवर्धन की जो बहन है, कौन है, राज्यश्री, इसका विवाह हुआ था किसके साथ, गृहवर्मन के साथ। और गृहवर्मन को कौन निपटा दिया, गृहवर्मन को निपटा दिया शशांक, कन्नौज पे हमला करके। और ये शासक कहाँ का था, कन्नौज का था। तो अब अपनी बहन की रक्षा के लिए या बहन के राज्य की रक्षा के लिए स्वाभाविक है कौन जाएगा, राज्यवर्धन जाएगा। तो राज्यवर्धन ने क्या किया, कन्नौज पर की ओर सेना कूच किया ताकि शशांक से लड़ सके, ठीक है, ताकि शशांक को युद्ध में हरा सके, ठीक है। अब आगे हुआ ये कि अब जब राज्यवर्धन सेना लेके कन्नौज पहुंचा तो शशांक उस वक्त कन्नौज में था, और राज्यवर्धन और शशांक के बीच लड़ाई शुरू हुआ फिर से। और इस लड़ाई में क्या हुआ, शशांक फिर से जीत गया, और उसने क्या किया, राज्यवर्धन को हरा के राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। यानी राज्यवर्धन भी निपट गया, जीजा साला दोनों निपट गया, ठीक है, गृहवर्मन भी निपट गया और राज्यवर्धन भी निपट गया। हर्षवर्धन की उम्र उस वक्त काफी कम थी, 16 साल का था बच्चा, ये गद्दी पर बैठा
हालांकि अकबर 12 साल में गद्दी पर बैठा था, और इसने गद्दी पर बैठते ही, क्योंकि इसको था कि हमको तो राजा कभी बनना नहीं है, तो खुला जिंदगी जी रहा था, प्रिंस था, आराम से घूम रहा था, भटक रहा था यहाँ वहाँ, जो मन में आ रहा कर रहा था, रिवर राफ्टिंग, ठीक है, साइकिलिंग, पैडलिंग, मूवी देखना, ठीक है, बस अपना दोस्तों के साथ अड्डाबाजी करना, ये सब कर रहा था। लेकिन अचानक इसको पता चला कि इसके भैया की मृत्यु हो चुकी है, तो फिर इसको गद्दी पर बिठाया गया, हर्षवर्धन को, क्योंकि और कौन था। और हर्षवर्धन फिर क्या करेगा, तो अपने बहनोई और अपने भाई दोनों का बदला लेना अनिवार्य था। ये वापस से गया कहाँ, कन्नौज पर सेना लेकर के, और अपनी बहन का भी रक्षा करना था। अब शशांक और हर्षवर्धन के बीच लड़ाई हुई, और इसमें हर्षवर्धन जीत गया, ठीक है। जब हर्षवर्धन जीत गया तब हर्षवर्धन क्या करे, इसके सामने एक प्रश्न आया कि थानेश्वर लौटा जाए या कन्नौज पे ही रुका जाए, क्यों, क्योंकि बहन का बेटा उतना बच्चा इतना बड़ा नहीं हुआ था वो शासन सत्ता संभाल सके। तो उसने क्या किया, अपनी पूरी राजधानी उठा करके कहाँ ले आया, कन्नौज ले आया, और कन्नौज का ही को ही अपनी राजधानी बना करके शासन करना प्रारंभ किया। हालांकि हर्षवर्धन जो है उसके बाद विजय अभियान पे निकल गया, और विजय अभियान पे निकला, कई सारे राजाओं को हराया, बाद में दक्षिण अभियान की ओर निकला, तो नर्मदा के तट पर पुलकेशिन द्वितीय से इसकी लड़ाई हुई, पुलकेशिन से, हाँ, और उसमें हर्षवर्धन हार गया। हारने के बाद उसको समझ में आया कि ना, निरंतर जीता नहीं जा सकता है, तब इसने विजय अभियान को रोक दिया अपने, और आगे अपना। तो अब इसी की कहानी को यहाँ पर है, देखिए, थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत के राजवंशों में थानेश्वर का पुष्यभूति वंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली था, ठीक। उसके बाद मैं इस लाइन को लाइन बाय लाइन पढ़ देता हूं। पुष्यभूति का 2 ही बेटा था ना, तो हर्षवर्धन, अरे प्रभु, पुष्यभूति का बेटा हर्षवर्धन और राज्यवर्धन नहीं था। पुष्यभूति का बेटा आपको अभी बताए ना, पुष्यभूति का बेटा प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे थे, सुनिए, हर्षवर्धन और राजवर्धन, ये दोनों भाई हैं, ठीक है। और प्रभाकर वर्धन इसके कौन है, पप्पा जी हैं, और ये कौन है, पुष्यभूति, ये दादाजी हैं, ठीक। किसके दादाजी हैं, इन दोनों के दादाजी हैं। अब फैमिली ट्री समझ में आया कि इसका सुपुत्र ये, इसका सुपुत्र ये, दोनों, ठीक। कहाँ थे हम लोग। उसके बाद है, इतिहास में यही राजवंश वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हाँ, वही पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश। इसके संस्थापक थे पुष्यभूति। पुष्यभूति गुप्तों के सामंत थे। जब गुप्त साम्राज्य था उस वक्त ये सामंत थे, लेकिन जब गुप्त कमजोर हुआ तो इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, ठीक है। किंतु हुणों के आक्रमण के बाद क्या हुआ, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली। क्यों, क्योंकि जब हुणों ने आक्रमण किया गुप्त साम्राज्य पे, तो गुप्त शासन बहुत कमजोर हो गया। इवन दो कि हुणों को गुप्तों ने पराजित कर दिया था, लेकिन इससे गुप्त साम्राज्य की जड़ें हिल गई थी। क्योंकि आप जब दुश्मन से लड़ रहे होते हैं ना, तो उसमें भले आप अंत में जीत जाए, लेकिन घायल आप भी होते हैं, लहूलुहान आप भी होते हैं। बस थोड़े से अंतर के लिए आप क्या हुए, जीत गए। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप पहले भी उतने जितने स्वस्थ थे, जितने ताकतवर थे, सही सलामत थे, उतने ही सही सलामत आप लड़ने जीतने के बाद भी रहेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कल को रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध में रसिया जीत भी जाए तो क्या लगता है, रूस उतना ही ताकतवर रहेगा जितना युद्ध के पहले था? नहीं, उसकी शक्ति चौपट हो चुकी रहेगी। सबसे बड़ा ये क्या है, अमेरिका की सबसे बड़ी जीत यही है कि यूक्रेन में अगर रूस जीत भी जाता है ना, तो रूस फाइनली कमजोर हो जाएगा, फिर वो किसी से पंगा लेने के लायक नहीं बचेगा। इस वंश में नरवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन जैसे शासक हुए। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र हुए, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, तथा पुत्री हुई राजश्री। अगला है, राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन के साथ हुआ। मौखरी वंशी शासक, वही कहानी है। गौड़ शासक शशांक ने राजवर्धन को मार दिए जाने के बाद हर्षवर्धन शासक बना। अब राजवर्धन को यहाँ सीधा मारा हुआ है। कहानी ये है कि उसने पहले गृहवर्मन को मारा था और गृहवर्मन का बदला लेने के लिए राजवर्धन गया, तब उसको निपटाया, ठीक है। पर उतना ठीक है, कहानी और फैक्ट में अंतर रहेगा ना। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था भारत में। हाँ, तो हर्षवर्धन शासक बना। हर्षवर्धन ने क्या किया, शशांक को हराया, ठीक है। हर्षवर्धन शासक बना। अब ये चीज तो है नहीं इंपॉर्टेंट कि हर्षवर्धन फिर आगे चल के शशांक से को हराया, तो बस ये याद रखना है कि राज्यवर्धन के बाद कौन बना शासक, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, वो भारत आया। ये लिख लीजिएगा कि ह्वेनसांग स्थल मार्ग से, इसलिए क्योंकि जब गया था तो समुद्र से गया था, मतलब नाव से गया था। तो आया था जमीनी रास्ते से पैदल, और गया था किस रास्ते से, समुद्री रास्ते से। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वर्तमान शाक्य मुनि को किसको कहा जाता है, शाक्य मुनि किसको कहा जाता है, हम लोग पढ़े थे ना बौद्ध धर्म के समय में, बुद्ध को कहा जाता है शाक्य मुनि। क्यों कहा जाता है शाक्य मुनि, क्योंकि बुद्ध के पप्पा जी शाक्य कुल के राजा थे।
यानी ये शाक्य कुल का राजकुमार था, तो ये शाक्य मुनि हुआ, और उसी कुल से एक मुनि निकला। गौतम बुद्ध मुनि थे। आप लोग एक बार पूछे थे ऋषि और मुनि में अंतर, गौतम बुद्ध को मुनि क्यों कहते हैं, ऋषि क्यों नहीं कहते हैं, शाक्य ऋषि। तो वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहते हैं, ये कहते हैं हुएनसांग को। हुएनसांग यात्रियों का राजकुमार। हाँ बुक है, फिर भी नोट्स बनाना जरूरी है। जब आप नोट्स बनाते हैं तो चीजें याद रहती हैं आपको ज्यादा, और चीजें याद रहता है कि साथ साथ क्या होता है कि आपका फिर वो होता है नोट्स, फिर आप उसको तेजी से रिवाइज कर पाते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाने की आदत डालिए। हमेशा आप पढ़ नहीं पाते होंगे। अगर आपको लगता है कि नोट्स बनाने से समय खराब होता है, हाँ अब एग्जाम के टाइम में नोट्स बनाने मत बैठ जाइएगा कि 4 दिन बाद एग्जाम है, अभी क्या कर रहे हो, नोट्स बना रहे हैं। ये कांड मत करिएगा। नोट्स फ्री टाइम में बनाया जाता है, जब आप लोग एग्जाम नहीं रहता है, वैकेंसी वगैरह नहीं आती रही है, मैं देखता हूँ बच्चे पढ़ते नहीं है। अभी वैकेंसी थोड़ी आया है, बस हल्का फुल्का 1 आध घंटे पढ़ लिया, मैथ वैथ प्रैक्टिस कर लिया, बन गया। असल पढ़ाई का वही समय होता है। आप एक बात सोचिए कि जो एग्जाम के समय में पढ़ रहा है और एक एग्जाम के समय में रिविजन कर रहा है, तीसरी बार चौथी बार, तो वो कौन सेलेक्ट होगा, पहले से तय है कौन सेलेक्ट होगा। ठीक है ना, मैंने देखा है। और जो जब मैं अड्डा ज्वाइन किया तो मुझे एक बात पता चला कि मैंने देखा कि कुछ टीचर, मैं खुद भी कभी 10 लाइव 15 लाइव पढ़ा रहा होता हूँ, कौन, यूट्यूब पे, और कुछ टीचर पढ़ा रहे होते हैं 2000 2500 लाइव। तो मुझे लगा वो सर तो बहुत बढ़िया पढ़ाते होंगे। फिर उन्हीं को देखा कि किसी दूसरी जगह पे, मतलब दूसरे टाइम में जब पढ़ा रहे हैं, तो वहां पे वही 25 लाइव 30 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मुझे पता चला कि ये क्या गप है, क्योंकि मुझे तो 6 महीने हुए इस फील्ड में आए हुए। वो बोले जब वैकेंसी रहती है ना, तो आपका अपने आप उठ जाएगा बहुत ज्यादा लाइव, और जब वैकेंसी नहीं रहता है तो लाइव नहीं रहते हैं बच्चे, यानी पढ़ नहीं रहे होते हैं, उस वक्त पढ़ रहे होते हैं आकर के टाइम दे पे, एग्जाम है, पढ़ना है, तो ये अंतर हो जाता है। अगर आप लोग का मार्च में एग्जाम है तो अभी नोट्स बनाने का देख लीजिएगा, 50-50 है। तेजी से बना सकते हैं तो बनाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मार्च में आप लोगों ने बताया मुझे एग्जाम है। ठीक है, तो हर्षवर्धन के बारे में, वही राज्यवर्धन की मृत्यु हुई तो किस ईस्वी में बैठा, 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, याद रखिएगा, पूछता कैलकुलेट। 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। ठीक, उसके बाद हर्ष का राज्य विस्तार, हर्ष ने शशांक गौर शासक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। हम लोग कहानी पढ़ चुके हैं अभी, बस मैं लाइन बाय लाइन दिखा रहा हूँ। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच कहाँ हुआ संघर्ष, नर्मदा तट पर हुआ, नर्मदा के तट पर हुआ, और इस युद्ध में हर्ष क्या हुआ, हार गया। और उसके बाद इसने साम्राज्य विस्तार की पूरी जो अथी है प्रक्रिया है रोक दी, हर्ष की पराजय हुई। और उसके बाद हर्ष चुपचाप बैठ करके क्या करने लगा, शासन करने लगा कन्नौज की धरती पर। ठीक है, बाकी उसी के समय में आया था कौन, हुएनसांग आया था। अब थोड़ा सा पाल वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। पाल वंश के बारे में क्यों, क्योंकि पाल वंश ने कुछ निर्माण कार्य बड़े बड़े किए हैं। नालंदा महाविहार से इसको एसोसिएट किया जाता है, और विक्रमशिला से, उदंतपुरी से, इन सब से एसोसिएट किया जाता है। उसके अलावे पाल वंश का जो एक ये था, हाँ उसके बाद पृथ्वीराज चौहान पढ़ लेंगे, फिर नागर द्रविड़ को यहाँ नहीं बता करके हम लोग वहां कर लेंगे, आज इसको खत्म ही कर लेंगे। सुनिए, उसके बाद फिर क्या होगा, कितना टाइम है, 28 हो चुका है, नहीं हो पाएगा आज, कल पढ़ा देंगे उसको। हाँ, पाल वंश के बारे में पढ़ने से, पाल वंश के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ लेंगे। ठीक है, आज इसको लेकिन खत्म करेंगे किसी भी सूरत में। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल नाम के व्यक्ति ने की, कहाँ, बंगाल में। कुछ लोग कहते हैं कि जनता ने इसको शासक बनाया, पर उससे क्या मतलब है, हमको देखना है कि गोपाल नाम का, और चूंकि गोपाल नाम के व्यक्ति ने पाल वंश की स्थापना की थी, तो इसी वजह से लास्ट में जो पाल है, तो इस वंश का नाम क्या बन गया, पाल वंश। ठीक है, चलिए, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बंगाल के क्षेत्रों में शासन करता था। 750 से 770 ईस्वी तक गोपाल रहा था, पर इतना याद मत कीजिएगा गोपाल के बारे में, बस गोपाल के बारे में इतना याद रखिएगा कि गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। ठीक है, इसने उदंतपुरी महाविहार की स्थापना करवाई थी, ये भी याद कर लीजिएगा। लिखे, हाँ लिखे हैं, उदंतपुरी में एक मठ का निर्माण करवाया था, हाँ वही उदंतपुरी महाविहार। ठीक है, आगे चल के धर्मपाल जो उसका पुत्र था वो सिंहासन पर बैठा, ये नीचे रहेगा धर्मपाल। और धर्मपाल ही कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष में उलझा रहा। ये त्रिकोणात्मक संघर्ष क्या है वो यहाँ देख लीजिए आप लोग, त्रिकोणात्मक संघर्ष। देखिए, ई बीच में है कन्नौज, बस इसमें 3 ही चीज याद रखना है। कन्नौज उस वक्त भारत, कन्नौज का पहले क्या नाम था, नारायणी नाम था, और कानिकुब्ज नाम था। ठीक है, ऐसा बहुत सुंदर था शहर,
और कहते हैं उस स्वर्ग था तो यही था, यही था, यही था। इसको हर कोई जीतना चाहता था, अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। तो पूरब से कौन आए? पूरब से आए पाल, बोले ई हमरा है। उत्तर पश्चिम से आए प्रतिहार, बोले ना ई तो हमरा है। और साउथ वाले पीछे क्यों रहते? साउथ से आया राष्ट्रकूट, ये बोला हमरा है। ठीक है, तो कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा था? ये खूब पूछता है सवाल कि त्रिपक्षीय संघर्ष किस चीज को जीतने के लिए था? कन्नौज को। कौन कौन शामिल था? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। एक चौथा भी दे देगा कि कौन नहीं था, उसको टिक करके हटाना है। चौहान तो हटाना है उसको, ठीक है, या गुप्त हटाना है उसको। अब पाल वंश में से जो शासक था वो धर्मपाल था। धर्मपाल ने क्या किया था? इस त्रिकोणात्मक संघर्ष में कब्जा किया था, काफी दिनों तक कब्जा के रखा भी था, लेकिन जो फाइनल कब्जा हुआ था, जिसने सबसे लंबे समय तक कन्नौज को कब्जाए रखा, वो प्रतिहार था। ठीक है, पर राष्ट्रकूटों ने भी कुछ समय के लिए क्या किया था? जो कर्नाटक क्षेत्र से आए थे, इन्होंने भी कब्जा करके रखा था कन्नौज के ऊपर। तो बस कन्नौज के लिए हुआ था त्रिकोणात्मक संघर्ष, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। मरा नहीं हर्ष हारने के बाद, ना 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 ना, पुलकेशिन द्वितीय से हारने के बाद मरा नहीं था, वो वापस लौट आया था। हार गया, अब बुरी तरह हार गया, धरा गया, तब कहता इसको निपटा दो। ठीक है, या तो कई बार क्या होता है कि कुछ हरजाना वरजाना देके बच जाता है, कई चीजें होती हैं। ठीक, तो यही है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के लिए। इतना याद रखिए, इसके लंबी चौड़ी कहानी में जाइएगा तो फिर समस्या हो जाएगा, लंबा छोटा छोटा चीज में फंस जाएंगे हम लोग। हाँ, गोपाल के बाद, उसके बाद धर्मपाल जो है, धर्मपाल के एक बड़े कार्य थे, मतलब एक तो बड़ा कार्य था कि त्रिकोणात्मक संघर्ष में ये उलझा रहा था कन्नौज के लिए, और दूसरा जो था भागलपुर में जो विक्रमशिला महाविहार है उसकी स्थापना इसने ही की थी, जिसको बाद में क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी नहीं, बख्तियार खिलजी फूंक दिया। ठीक है, तो भागलपुर में इसने क्या किया? उसके बाद सोमपुर महाविहार, जो कहाँ है? बांग्लादेश में है। सोमपुर महाविहार की स्थापना भी की, हालांकि वो भी पूरा तरह से डैमेज खत्म हो चुका है कहानी। विक्रमशिला का भी कहानी, नालंदा का भी कहानी खत्म हो चुका है। तो इन सभी महाविहार की स्थापना की। उस समय के प्राचीन विश्वविद्यालय थे। आप लोग को एक बात बताते हैं, नालंदा का नाम सुने हैं ना आप लोग? जो नालंदा विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय उस वक्त बन गया था, प्रतिष्ठित बन गया था, इतना प्रतिष्ठित बन गया था कि लोगों की जो चयन प्रक्रिया है वो दरवान से ही शुरू होता था। गेटकीपर ही जो है बड़ा सा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे पर ही छटनी होने लगता था। तो इससे क्या हुआ प्रॉब्लम कि दूर दूर से हजारों हजार किलोमीटर से चल चल के लोग डाकुओं से बच के, जंगली जानवरों से बच के शिक्षा प्राप्त करने आए हैं, और नालंदा में आके एडमिशन नहीं मिला। तब क्या होगा? तब अगल बगल में इसके आउटस्कर्ट में, उस वक्त नालंदा के आउटस्कर्ट में बहुत सारा कोचिंग डेवलप हो गया था। लोग आते थे, पहले कोचिंग करते थे, 2-3 साल रह के कोचिंग, 2-3 साल रह के कोचिंग करते थे आसपास में, और उसके बाद फिर जाते थे गेट के पास, गेट कीपर के पास जाकर के इंटरव्यू देने के लिए कि हाँ हम सेलेक्ट होने के लायक हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय में बच्चों की भीड़ होने के कारण इसकी कैपेसिटी खत्म हो गई थी, तो आसपास में और भी यूनिवर्सिटी बनने लगा, जिसमें से क्या था? भागलपुर का विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, सोमपुर महाविहार जो बांग्लादेश में अब पड़ता है, ये सब था। और इन लोगों ने धीरे धीरे आगे चल के क्या किया? अलग अलग संकायों में, संकाय मतलब विषयों में अपनी विशेषज्ञता हासिल करनी शुरू की। जैसे विक्रमशिला महाविहार वज्रयान शाखा के लिए क्या था? शिक्षा का केंद्र था, बन गया था। इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। अब राजपूत राजवंश, देखिए राजपूत राजवंश के लिए एक शब्द आता है अग्निकुल का सिद्धांत। अग्निकुल का सिद्धांत चंद्रवरदायी नाम के व्यक्ति ने दिया है। ये वही चंद्रवरदायी है जो किसका था? दोस्त और पोएट, ये था चौहान का, पृथ्वीराज चौहान का। ठीक, जो कहा था ना, जब पृथ्वीराज चौहान को गौरी उठा के ले गया था तो शब्द वेदी बांध के लिए कि बताया था पृथ्वीराज चौहान को कहाँ पे गौरी बैठा हुआ है, 4 बांस 24 हाथ, 8 अंगुल परवान, ताते पे सुल्तान है, मत चूको चौहान। यानी 4 बांस 24 हाथ, फिर 8 उंगली और नाप लो। मतलब इतना प्रिसाइज था, कभी था कि दर्जी पता नहीं, इतना प्रिसाइज बताया कि 8 अंगुल परवान, ताते पे सुल्तान है। ऐतिहासिकता इसकी संदिग्ध है इस बात की। ठीक है, ये बट साहित्य में तो है, बट ऐतिहासिकता इस बात की नहीं है। हाँ, तो राष्ट्र ये क्या बोलते हैं, अग्निकुल का सिद्धांत दिया था चंद्रवरदायी ने, और अग्निकुल के सिद्धांत में ये हुआ कि माउंट आबू पर्वत पे, माउंट आबू पर्वत कहाँ है? ये है अरावली पर। वहां एक यज्ञ हुआ और उस यज्ञ से 4 क्या निकले? नालंदा को भी वही फूका था, बख्तियार खिलजी ही। ठीक है, नालंदा को अरे बख्तियार खिलजी ने, देखिए कई सारी कहानियां हैं नालंदा के बारे में। एक छोटा सा कहानी यही है कि
छोड़िए, किसी और दिन कहानी सुना देंगे, अभी आप लोगों के पास समय नहीं है। हाँ, तो उससे 4 राजवंश उस अग्नि मतलब एक यज्ञ किया गया, कहाँ, माउंट आबू पर्वत पे, जो अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर जहाँ पे है वहीं पे। उससे 4, इसकी तो ऐतिहासिकता ऐसे ही सोच सकते हैं कि संदिग्ध होगी, ऐसा संभव थोड़ी है। 4 वंश निकले। कौन निकले? गुर्जर प्रतिहार निकले, चौहान निकले, परमार निकले और चालुक्य निकले। उसके बाद भी कुछ आए थे, बाद में गढ़वाल वगैरह भी। तो यहाँ से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, पर ये बकवास है, ठीक है, कहानी। पर हाँ, इस काल में अचानक से कहीं सजपूत नहीं होगा भाई, राजपूत होगा। देख लेना जी, छोटा छोटा चीज आप लोग मैनेज कर लेना। हाँ ठीक है, तो कई सारे राजपूत वंशों उद्भव हुआ, गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, चौहान, परमार, गढ़वाल। उसमें से एक राजवंश आगे चल के क्या हुआ, चौहान, क्या बना, महत्वपूर्ण हुआ। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को ही हरा करके, इसी वंश के अंतिम शासक को हरा करके भारतीय मुस्लिम शासन की स्थापना हुई थी। ठीक, उसमें से सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति गुजरात व दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में हुई थी। ये लोग अपने आप को श्री राम के अनुज लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। गुर्जर प्रतिहार कहते हैं कि हम लक्ष्मण के वंशज हैं। दरअसल गुर्जर प्रतिहार जो था ना, ये बड़ा कबीला जैसा लोग था पहले, कबीले में, और इनको बहुत विश्वासी कबीला माना जाता था। माना जाता था कि जो जवान दे दिया तो दे दिया। इसी वजह से गुर्जर प्रतिहार के बारे में कहा जाता है कि इनके पास, इनके कबीलों के पास सैकड़ों सालों से राजा का निजी सैनिक होने का और सैनिक कमांडर होने का अनुभव था। क्यों? क्योंकि जो उस वक्त के शासक थे, आप सोच के देखिए, किसको अपने पीछे जो है तलवार लेके घूमता हुआ आदमी पसंद होगा? कहीं पीछे से वही गर्दन उड़ा दिया तो, और अगर उसको पीछे तलवार रख के नहीं रखेगा तो कोई और गर्दन उड़ा दिया तो। प्रॉब्लम यहाँ ये दुविधा है कि कोई और आके गर्दन ना उड़ा दे तलवार से, उसके लिए 10-20 आदमी पीछे खड़ा करना होगा जो तलवार लेके खड़ा हो, पर वही लोग मिलके गर्दन उड़ा दे तो ये सांप छुछुंदर वाली हालत थी। तो ऐसे में चाहिए विश्वास पात्र कि जान दे दे लेकिन तलवार से गर्दन ना उड़ाए। तो गुर्जर प्रतिहार की नियुक्ति, गुर्जर प्रतिहारों की नियुक्ति होती थी, कई राजा करते थे ताकि अपना निजी अंगरक्षक के लिए। तो ये काफी विश्वास पात्र था ये कबीला। तो इनके पास ना राज्य चलाने स्वाभाविक है, आप हमेशा प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे, हमेशा 24/7, तो प्रधानमंत्री की कार्य प्रणाली से ठीक ठाक वाकिफ तो ही जाएंगे। मेरे एक जानने वाले हैं, प्रधानमंत्री के निजी बॉडीगार्ड में से एक है, उनके निजी बॉडीगार्ड की संख्या 36 है, जो कि 2 स्लॉट नहीं 3 स्लॉट में काम करता है। हाँ, 3 स्लॉट में काम करता है। एनएसजी कमांडो जो बोलते हैं ना, वो एनएसजी ही है। एनएसजी की वैकेंसी डायरेक्ट नहीं होती है, एनएसजी की वैकेंसी होती है में जो कमांडो जाते हैं वो सभी सेनाओं से, जो सेना मतलब पैरामिलिट्री फोर्स से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है वो चुन के जाता है। तो वो जनाब पहले आईटीबीपी में थे, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स में। तो बताते हैं कि जो स्थिति होती है, वो काफी कुछ कार्य प्रणाली भी जानते हैं कि कैसे मोदी जी काम करते हैं और कैसे क्या होता है, ठीक है, किस तरह से उन लोगों का भी फोन टैपिंग किया जाता है वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बोल दिया गया है कि अपनी बीवी से भी बात करोगे फोन पे कायदे से बात करना, क्योंकि हर फोन टैप होता है। ठीक है, तो पहले से बता दिया गया। हाँ, तो गुर्जर प्रतिहार के पास राज्य चलाने का अनुभव था ही। बाद में जब इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया तो ये आगे चल के क्या हुआ, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भी क्या हुआ, इन लोगों ने भागीदारी की। ठीक है, इस वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था, परंतु प्रथम वास्तविक जो था वो नागभट्ट प्रथम था। इतना काफी रहेगा। बस एक चीज और याद रख लीजिएगा कि गुर्जर प्रतिहार जो पहले पढ़ चुके हैं, वो कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में एक पार्टी था, 3 पार्टी में से एक पार्टी था। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब इसमें से आपको ज्यादातर जो पूछेगा वो कौन सा शासक था और कहाँ का था। जैसे अजमेर का था चौहान, तो जब चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान को हराया था उसने मोहम्मद गौरी ने, तो उसने अजमेर पे भी आक्रमण किया था। क्यों किया था अजमेर पे आक्रमण? क्योंकि उसको शक था, डर था कि जो चौहान है ये ओरिजिन है इसका अजमेर से, तो हो सकता है रिटेलिएशन हो अजमेर से। ठीक है, 19 का हनन है राइट टू एक्सप्रेशन। सर कोई रिप्लाई नहीं दिए। संजय कौन सा रिप्लाई चाहिए था आपको? सर आईएससी का बैच चलता है, नहीं पता मुझे। उत्तम, अच्छा, नालंदा की स्थापना कौन किया था? कुमारगुप्त। धर्मपाल ने भी किया था साथ में, मतलब धर्मपाल ने भी काफी कुछ मदद किया था आगे चल के। गुप्तों ने किया था पर पालों ने उसको और बढ़ाया था।
चलिए, दिल्ली में तोमर था, जेजाक भुक्ती का चंदेल था, त्रिपुरी का कलचूरी था, कन्नौज का, आप संजय बता दीजिए सवाल क्या था आपका। कन्नौज गढ़वाल था, गुजरात में चालुक्य या सोलंकी, और मालवा का परमार था। ठीक है, अब एक लास्ट शाकंभरी के चौहान वंश को देख लेते हैं। ये वही चौहान है जो पृथ्वीराज चौहान थे। ठीक है, वासुदेव द्वारा शाकंभरी या सांभर एवं अजमेर के निकट चौहान राज्य का इतिहास विशेष स्थान रखता है। जाने दीजिए, प्रमुख शासक इसके क्या कहते हैं, अजय राज थे। इसको भी मत याद करिएगा। ठीक है, उसने अजमेर नगर की स्थापना की, याद रखना हो तो कर लीजिएगा। वैसे अजमेर नगर की स्थापना किसने की, ये कहाँ पूछता है, आगरा पूछता है, दिल्ली पूछता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। फिर कभी डीप में पूछ लिया, हालांकि एसआई में डीप में पूछता नहीं है। स्थापना कहाँ हुआ था नालंदा का, नालंदा में हुआ था, और नालंदा बिहार में है। अरे बाप रे, आप लोग इसे सटा के इतना क्यों लिखते हैं। चलिए ठीक है, इसको खत्म करते हैं, फिर आप लोग क्लास में हम कमेंट देख लेंगे। पृथ्वीराज तृतीय, सबसे पहले तो यही याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान जो लिखते हैं हम लोग, क्या, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, सवाल पूछता है पृथ्वीराज चौहान जो है वो कौन है, पृथ्वीराज फर्स्ट है, पृथ्वीराज सेकेंड है, पृथ्वीराज थर्ड है, या फिर मान लीजिए अजय राज है। इसमें से किसे पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं, तो क्या लिखिएगा उस वक्त आंसर में टिक क्या लगाइएगा। तो याद रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं। ये सवाल पूछा हुआ है बाय द वे, ये सवाल पूछा हुआ है। पृथ्वीराज तृतीय जो शासन किया था 1178 से 1192। 1192 में क्यों, क्योंकि 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था और उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था गौरी के हाथों। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, और इसी को राय पिथौड़ा भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, राय पिथौड़ा किसे कहते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान को कहते हैं। इस वंश का प्रतीक शासक था। इसने क्या, दिल्ली से लेकर अजमेर के विस्तृत भूभागों पर शासन किया। इसने अपनी राजधानी दिल्ली का नवनिर्माण कराया, जो भी है, क्योंकि इसने राजधानी स्थानांतरण कर लिया था, कहां से, अजमेर से दिल्ली ले आया था और उसका नवनिर्माण करवाया था। उसके बाद आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी के साथ 2 लड़ाई हुआ। इंपॉर्टेंट जो बात है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 2 लड़ाई कौन था, तराइन का प्रथम युद्ध था जो 1191 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी पर बच गया था। उसके बाद वो वापस से आ गया 1192 में, 1 साल बाद ही दोबारा सेना लेकर के, और इस बार पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई, हार हो गई। और हार होने के साथ ही क्या हुआ, भारत में मुस्लिम शासन की प्रथम स्थापना होती है। इसलिए तराइन का युद्ध भारत में की भारतीय इतिहास के लिए एक क्या है, वाटरशेड मूवमेंट है, जल विभाजक मूवमेंट है ना। तो पृथ्वीराज चौहान के पुनः युद्ध हुआ, जिसमें तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। बंदी बनाकर कुछ समय बाद उसकी हत्या कर दी गई। पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद्रबरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा है, जाने दीजिए। और उसी समय में जयानक ने पृथ्वीराज विजय नाम का एक ग्रंथ लिखा है। ठीक है, अगर याद रखना हो तो रख सकते हैं इन दोनों को। पूछता है कभी कभी पृथ्वीराज रासो कौन लिखा है, तो चंद्रबरदाई लिखा है। चंद्रबरदाई कौन था, तो चंद्रबरदाई था पृथ्वीराज चौहान का राजकवि। ठीक है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले। ये अचानक आप लोग सत्यशोधक समाज क्यों पहुंच गए जी, चन्नू दरों से लिपस्टिक तो मिला था, मिला होगा तभी मैंने नोट्स में दिया होगा। उत्तम, ठीक है। चलिए, इसके बाद मंदिर निर्माण शैली, इसको हम कल करा देंगे क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। और अभी एक काम करते हैं, मंदिर निर्माण शैली करा ही दें क्या, मगर टाइम 8 बजे से क्लासेस है और कल बचेगा, फिर क्या देख लें, द्रविड़ शैली, नागर शैली, उसके बाद संगम काल, संगम काल के बाद कल दोनों करवा देंगे। ठीक है, कल दोनों करवा देंगे एक ही साथ, क्योंकि वैसे भी हम पूरा आपको एंशिएंट इंडिया खत्म करवा नहीं पाएंगे आज, और कल हम वैसे भी एंशिएंट इंडिया पूरा खत्म कर देंगे। संगम काल नहीं तो आधे घंटे का भी नहीं है, 15-20 मिनट का है, तो कल पूरा कंप्लीट करा देंगे। कल आप लोग का खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर परसों से शुरू हो जाएगा क्या, आप लोग का मेडिवल इंडिया। और जो मेडिवल इंडिया है वो 4 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा। उसका 5वें दिन से शुरू हो जाएगा मॉडर्न इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मॉडर्न इंडिया चलेगा फिर अगले 15 दिन तक।
और 15 दिन नहीं चलेगा। हाँ लेकिन 15 दिन में खत्म, 15 दिन नहीं चलेगा, 12-13 दिन चलेगा, 12-13 दिन चलेगा, हो ही गया 15 दिन, ठीक है, और कंप्लीट कर देंगे। डन इट। तो आज के लिए रहने दीजिए इसको, आज के लिए इसको रहने दीजिए। कल आप लोग का एंशिएंट इंडिया खत्म हो जाएगा। अगर आज पूरा खत्म हो पाता ना तो मैं कर ही देता, लेकिन पूरा वैसे भी खत्म नहीं होगा, कल पढ़ाना ही होगा एंशिएंट इंडिया। तो कल एंशिएंट इंडिया आप लोग का खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं है हुसैन, इतना मेहनत करना पड़ता है जीवन में, कभी कभी कुछ ही लोगों को मेहनत करने का मौका मिलता है। हम रोज क्लास लेंगे विक्की, क्या करें। एमसीक्यू अब रहने दीजिए आज जी, ठीक है। कल आप लोग का एंशिएंट इंडिया खत्म हो जाएगा, मैं एमसीक्यू भी इसके साथ होगा तो अटैच कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, बाय एवरीवन, बाय। कल आप लोग का एंशिएंट इंडिया खत्म हो जाएगा।